प्यारे बच्चों, अध्याय 1, 2, 3 पर आधारित हैं संख्याएं टॉपिक का नाम है। हम आज आपको इनके बारे में बताएंगे, संख्याओं के बारे में। और सबसे पहले है यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे इसमें त्रिभुज है, सर्कल है, वृत्त कहते हैं जिसको, पंचभुज है, चतुर्भुज है। इसमें से ऊपर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को नीचे दिए गए बक्सों में अलग अलग करने के लिए उनकी आकृति संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें त्रिभुज किस किस के अंदर है। इसमें 1, 3, 6 और 12 ये सभी त्रिभुज हैं, हम इनको अलग कर लेते हैं। इसी तरह से जो चतुर्भुज की आकृति है वो 5, 8, 9, 13 है। पंचभुज 4, 10, 15, 16 है। और वृत्त जो है 2, 7, 11 और 14 है। इस तरह से हम इन सभी आकृतियों को अलग कर लेते हैं। आप इनको कितने तरीकों से छांट सकते हैं, अपने साथियों से बातचीत कीजिए। गतिविधि 2 की सभी गुणन संख्याएं सम होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 8, 6 आता है तो वे संख्याएं सम होती हैं। आप क्या सोचते हैं कि दोनों में से कौन सही है और क्यों? तो इसमें दोनों ही सही हैं, क्योंकि सभी सम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो क्या कहता है अभी, जो इकाई का स्थान है उस पर क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8 आता है। और सभी संख्याएं जो सम संख्या होती हैं वो है 2 की गुणज होती हैं। नीचे संख्याओं का समूह दिया गया है, इनमें से सम संख्याएं छांट कर नया समूह बनाइए। इसमें जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि सम संख्याएं कौन सी हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। इस तरह से हम इनमें से इन सम संख्याओं को छांट लेते हैं। ए की बची हुई संख्याओं में क्या खास बात है, दो बाकी संख्याएं बच जाती हैं, वो क्या कहता है अभी, वो 2 से विभाजित नहीं होगी और कौन सी होगी, विषम संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, विषम संख्याएं। 1, 3, 13, 25 ये सारी जो है विषम संख्याएं हैं। समूह ए में से अभाज्य संख्याओं को छांट करके एक नया समूह बनाइए। अब इनमें से हम अभाज्य जो संख्याएं हैं उनमें से छांट लेंगे और इनको छांट करके एक नया समूह बनाते हैं। 2, 3, 13, 31, 43 आदि। मैं हूं एक ऐसी संख्या जिसमें मेरे और एक के सिवाय और की संख्या का भाग न हो, तो वह कौन सी है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक समव्यय संख्या। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को अलग अलग कॉलम में लिखिए। सम संख्याएं, तो इसमें से हम सम संख्याएं छांट लें, कौन सी है, 0, 2, 36, 66, 3130 आदि। उसके बाद में है विषम संख्याएं 17, 113, 441 जो 2 पर विभाजित नहीं होती। अब अभाज्य संख्याएं हैं जो विभाजित नहीं होती, उसमें 13, 17, 113, 89, 37, 73 और 2 आ जाता है। इसमें आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होती हैं जो विभाजित हो जाती हैं, 12, 2, 441, 36, 66 आदि। अब इसमें आगे है आवश्यक सामग्री। गतिविधि 3 है, इसमें है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में क्या कहता है, प्रत्येक समूह के लिए 1 से 50 तक की संख्याएं लिखिए। प्रत्येक समूह के लिए एक डब्बा बताएं। इन कार्डों को एक खाली डिब्बे में डालिए। इस डिब्बे को समूह के बीच में रखिए। डिब्बे में से एक अंक लिखा कार्ड निकाल दीजिए। अब अंक 2 को डिब्बे में छोड़ते हुए 2 के सारे गुणज निकाल लीजिए, 4, 6, 8 आदि। फिर 3 अंक को डिब्बे में छोड़ते हुए 3 के सारे गुण निकाल लीजिए। ऐसा करते हुए 50 तक पहुंचिए। तो यहाँ पर क्या है, हम शुरू करते हैं 2, अंत में डिब्बे में बची संख्याएं समूह के रूप में लिखिए। तो शेष जो संख्याएं बचती हैं वो लिखते हैं हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 जो ना तो 2 पे विभाजित होती है ना ही 3 पे विभाजित हो जाती है। तो क्या कहता है, इन संख्याओं में क्या खास बात है, इनमें केवल 2 गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं, जैसे 3 और 1, 5 के 5 और 1, ठीक है ना। उसमें या तो 1 है या वो सम संख्या है। नहीं, 47 तक दोहराना पड़ेगा। क्या कहता है कि क्या इन संख्याओं को ढूंढने के लिए यह प्रक्रिया 50 तक दोहरानी जरूरी है, अगर नहीं तो किस संख्या तक दोहराना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं भी नहीं, इनको 47 तक ही दोहराना बहुत है, क्योंकि आगे 48, 49, 50 जो पहले आ चुके हैं। पहले ये जो है
2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 7 से डिवाइड हो जाती है, ये 2 से डिवाइड हो जाती है। बची हुई संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें अभाज्य संख्या क्यों कहा जाता है? वे संख्याएं जो केवल एक व खुद से विभाजित हो जाती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और खुद से अपने आप से स्वयं से विभाजित हो जाती हैं उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। इस प्रक्रिया को 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए उदाहरण दोहराइए। क्या इसे 100 तक दोहराने की जरूरत है? अगर नहीं तो आप उसे कम बंद करना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो डिब्बे हैं, बॉक्स है, इसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है। इसमें से हमने 1 से लेके 50 तक ऊपर हम उसके बारे में बातचीत कर सकें। यहाँ 47 तक आ गया और 48, 49, 50 आ गया। अब इसके बाद में हमने 51 से लेंगे। हम 51 से जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम सर्कल करते हैं, गोलधारा लगाते हैं। 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अब ये संख्याएं हैं, ये किसी से भी विभाजित नहीं होती, आपस में किसी से भी आपस में विभाजित नहीं होती और ये क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है, अभी आपको कहाँ तक दोहराने की आवश्यकता है? अब जैसा कि हम देखते हैं 97, 98 है, 99 और 100 है, ये तीनों संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो हमें केवल सिर्फ 97 तक दोहराने की जरूरत है। अगला है गतिविधि 4। गतिविधि 4 के अंदर क्या कहता है? चित्र में देखिए 8 को अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। जैसे इसमें यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर जैसे 7 + 1 8 हो जाता है, 9 - 1 8 है, 4 को 2 से गुणा किया गया 8 है, इस तरह से 4 और 4 8 है। इस तरह से ये सारे जो है बनाए गए हैं। अब उसमें दूसरा तरीका कहता है अभी 8 को लिखने के लिए और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ही लिखा, 1 को 8 से गुणा किया 8 आ गया, 11 में 3 गया 8 आ गया। इसको छोड़ देख करके हम क्या कर सकते हैं? दूसरी संख्याएं भी ले सकते हैं। जैसे 12 में से 4 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 10 में 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 0 में 8 जोड़ दिया 8 और 10 में से 2 गया 8। इस तरह से इन सभी को हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगला है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, यानी पूर्ण अंक जो हैं 1 से लेकर 20 तक के हैं। ये सभी 1 से लेकर 20 तक जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब उनमें से केवल एक अभाज्य है एवं एक भाज्य संख्या को इसी प्रकार अलग अलग तरीके से लिखिए। अब जैसे 9 है, 9 को 8 + 1 लिख सकते हैं हम। 6 को 9 - 3 लिख सकते हैं। 8 को 7 - 1 7 + 1 लिख सकते हैं हम, 7 + 1। 6 को 1 + 5 लिख सकते हैं। 18 को 17 + 1 लिख सकते हैं और 11 को 10 + 1 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इनको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे है गतिविधि 5। गतिविधि 5 के अंदर क्या है? ये एक बॉक्स दिखाया गया है। इस बॉक्स में 1000 मोती हैं। कितने हैं? 1000 मोती हैं। आगे एक माला दिखाई गई है, उसमें 100 मोती हैं। आगे एक लड़ी दिखाई गई है, उसमें 10 मोती हैं और बाकी खुले मोती भी हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आगे यहाँ पर यहाँ एक लड़ी में 10 मोती, एक माला में 100 मोती और एक बॉक्स में 1000 मोती हैं। उपयुक्त चित्र के आधार पर बताइए कि ऐसे 4 बॉक्स में कितने मोती होंगे। ऐसे 4 बॉक्स में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 को 1000 से गुणा करेंगे, 4000 मोती आ जाते हैं। 8 माला में कितने मोती होंगे? 8 को 100 से गुणा करेंगे, 800 आ गए। 15 को 10 से गुणा करेंगे, 150 मोती आ गए। अब अपने दोस्तों से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछिए। अब यदि हमारे पास में 115 मोती हैं तो एक माला, एक लड़ी और 5 मोती जो है बच जाएंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि एक माला के अंदर क्या है, 100 मोती होने चाहिए, एक लड़ी में 10 मोती होने चाहिए और बाकी बच गए खुले मोती बच जाते हैं यहाँ पर। अब आगे कहता है नीचे तालिका में दिए गए मोतियों में से कितने बॉक्स भरेंगे, कितनी माला एवं लड़ियां बनेंगी एवं कितने बचेंगे। अब इसमें भी क्या कह रहा है, ये इसमें क्या कह रहा है, जैसे 115 मोती हैं कुल, इसमें से बॉक्स में 1000 आते हैं तो 1000 का खाना यहाँ पर खाली रहेगा। माला 1 बनेगी यहाँ पर और लड़ी है 1 बनेगी और बचेंगे 5 मोती। अब 4589 है, इसमें से 4 बॉक्स भर जाएंगे और 5 एक माला 5 होगी और 8 जो है लड़ियाँ होंगी और 9 मोती बच जाएंगे। इस तरह से हम सारा ये सारणी पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे 5443 है, 5 बॉक्स होगी, इसमें से 4 मालाएं होगी, 4 लड़ियां होगी और 3 मोती बच गए। अब अगला है इसमें मोतियों की कुल संख्या बताइए।
यहाँ पर इसमें पहले क्या था कि कुल मोती दिए गए थे, हम उसमें से ये बताना था कि कितने बॉक्स हैं, कितने मालाएं, कितने लड़ी बनेंगे उसमें से और कितने मोती बचेंगे। अब हमारे पास में क्या बॉक्स दिए हुए हैं, माला दी गई है, लड़ी दी गई है और मोती जो बच गए हैं वो दिए गए हैं। हमने कुल मोतियों की संख्या जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। जैसे 5 बॉक्स है, 5 माला 2 है, 5000, 5 का एक बॉक्स में 5 मोती हैं, 5000 बन गए ना। 5 बॉक्स में, एक बॉक्स में 1000 है, 5000, 2 माला है 200, एक में 100 है, और एक लड़ी में 70 है, 70 और प्लस में 6 76, यानी 5276। अब इसी तरह 3 बॉक्स हैं, 3000, 2 माला है 400, और इसमें 50 है और इसमें 9 है, तो जोड़ के बन जाता है 3459। अब जैसे मान लीजिए हम इसको जोड़ना चाहते हैं, सपोज करो 3 को 3000 बन गया, अब 4 को 400 बन गया, इसको 5 का 50 बन गया और 9 का 9 बन गया, ये बन गया हमारे पास में 3459। अब आगे है निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब जैसे 6518 है, इसको विस्तारित रूप में लिखना हमने, तो हमने इसमें क्या देखना है, 6 जो है इसमें 1000 के स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? 1000 के स्थान पर। 6 गुणा 1000 प्लस 5 गुणा 100 प्लस 1 गुणा 10 प्लस में 8 किया गया। 7 को 1000 में 7000 प्लस 700 और 80 यहाँ बन जाता है, और 8 बच जाते हैं, 5 बच जाते हैं। क्या बन गया? 7785, 7785। यहाँ गलती से 8 लिखा गया, इसको हम 5 कर देते हैं। अब क्या पाते हैं हम? यहाँ 5 आ गया। अब आगे है 5487, इसमें 5 है, 1487 बन जाते हैं इसमें। 0 से 9 तक कोई 3 अंक लिखिए, इनमें से कार्ड बनाइए, इन कार्डों को किसी भी एक क्रम में जमा कीजिए, प्राप्त संख्याओं को पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिखिए, पुनः नए क्रम में जमाइए एवं उसे भी लिखिए। इस प्रकार अलग अलग क्रम में लगाते हुए नई संख्या लिखिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो अंक हमें दिए होते हैं उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में छोटा। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 7 है, 7 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, 753 जो है बन जाता है। तो यह सबसे बड़ी संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें 3 अंकों की यहाँ पर संख्या है और 7 जो है यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर है, जो कि सबसे बड़ा अंक है, इसलिए वो बड़ी संख्या है। छोटी क्यों है? सबसे छोटी संख्या छांटिए, इसे बताइए छोटी क्यों है। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 3 है, 3 को सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर, फिर इसके बाद 5 और 7 आएगा, 357। इसमें सबसे छोटा अंक सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए संख्या सबसे छोटी बन जाती है। इस प्रकार की गतिविधि 4 अंकों को लेकर कीजिए। अब पहले हमने 3, 5 और 7 3 अंकों का उदाहरण लिया था, अब आगे है 4 अंक लेने। हमने 4 अंक हमने ले लिए, 4, 5, 0 और 2 के। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे हम 5, फिर उसके बाद छोटा है 4, फिर उसके बाद 2 और 0 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2 और 0। सबसे बड़ी बनेगी, क्या बनेगी? 4, 5, 2, 0, यानी कहने का मकसद है 5420। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? पहले सबसे छोटा अंक लेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा अंक 0 है, परंतु 0 किसी भी संख्या से पहले नहीं लिया जा सकता, इसलिए यहाँ पर सबसे छोटा अंक 2 है। 2 के बाद फिर 0 आएगा, फिर उससे बड़ा अंक 4, फिर 5, तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 2045। कितनी बनेगी? 2045। गतिविधि 6.1, अंकिता के पास 6 मोती हैं, वह इन्हें पंक्तियों में रखना चाहती है और पंक्तियों की कुल संख्या भी ज्ञात करनी है। जरा सोचिए हम इन्हें कैसे रखती हैं, व्यवस्थित कीजिए। प्रत्येक पंक्ति में 1 मोती है, पंक्तियों की संख्या 6 है, तो 1 से 6 गुना। अब स्थिति 2 है, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 2 मोती हैं, पंक्तियों की संख्या 3 है, तो कुल मोती कितने हो गए? 6 हो गए। अगला, प्रत्येक पंक्ति में 3 मोती हैं, पंक्तियों की संख्या 2 है, तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब प्रत्येक पंक्ति में 6 मोती हैं, तो एक ही संख्या बनेगी पंक्तियों की, और 6 गुना में 1 में 6 आ जाता है।
इस प्रकार 6 है, 6 के 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 और 6 गुणा 1 हम इसको लिख सकते हैं। और 6 के जो विभाजक हैं इस प्रकार कितने आ जाते हैं, 1 2 3 6 आ जाते हैं। आप भी इस प्रकार की 8 मूर्ति लेकर के विभाजक याद कर सकते हैं। अगला कहता है अभी मोहन ने सरला को कुछ सोचते हुए बोला तो वो उलझन में पड़ गई। सरला मेरे पास 15 फल हैं, मैं इन सभी फलों को बांट कर खत्म करना चाहती हूँ, कैसे बांटूं, सारे मुझे राय दो। तभी गोविंद कृष्ण ने उनकी बात सुन ली, उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने कहा सारे इसे मत देना, हम भी लेंगे। सरला अच्छा आओ मैं तुम तीनों में बराबर बराबर बांट देती हूँ, बताइए कि प्रत्येक को कितने फल मिलेंगे। यहाँ पर कुल फल 15 हैं तो तीनों को 5-5 फल मिलेंगे। अब आगे इसमें यदि 5 व्यक्तियों में बांटने तो प्रत्येक को कितने फल मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अर्थात 15 ऐसी संख्या है जिसमें 1 3 5 15 का भाग पूरा पूरा हो जाता है। अतः 1 3 5 15 संख्या 15 की भाजक बन संख्या है। इस तरह 24 की भाजक संख्या कौन से, 1 2 3 4 6 8 12 24 है। 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 24, 3 गुणा 8, 2 गुणा 12, 4 गुणा 6 बराबर 24 के। तो कहने का मकसद क्या है कि 24 को हम सरल करने का एक और भी तरीका है। तो 24 जो है जिसके पाढ़े में आता है, जैसे 2 के पाढ़े में 24 आता है, 3 के पाढ़े में आता है 24, 4 के पाढ़े में आता है, 6 के पाढ़े में आता है, 12 के पाढ़े में आता है। तो इस तरह से हम उसके जो है गुणनखंड यहाँ पर हम बना सकते हैं।